नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और कोविड-19 के कारण जो आपकी पढ़ाई में रुकावट आई हुई है, आप अपने स्तर पर इस रुकावट को दूर करने का पूरा प्रयास कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मैं श्री राम नायक, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है बेहद रोचक और शानदार टॉपिक है, जिसका नाम है भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। तो भारतीय संस्कृति जो है, हम इससे बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम कई खंडों में विभाजित करके पढ़ेंगे। एक हम भारतीय संस्कृति का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे, फिर इसके उद्भव के क्या क्या मत रहे हैं उससे बात करेंगे और अंत में हम भारतीय संस्कृति की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं उस पर देखेंगे और इसकी तुलना करेंगे सभ्यता के साथ। तो भारतीय संस्कृति की यदि हम बात करें तो भारतीय संस्कृति का अर्थ क्या है। संस्कृति जो शब्द है, संस्कृति शब्द में सम उपसर्ग है और क्री धातु से ये बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है परिष्कृत करना या परिमार्जित करना। परिष्कृत करने का अर्थ होता है डे बाय डे हम उत्कृष्ट की तरफ बढ़ें और हमारे भीतर जो भी नकारात्मकताएं हैं हम उनको दूर करके सकारात्मकता की तरफ बढ़ें और हमारे जो भी अवगुण और दोष है उन दोषों को हम दूर करते चलें। ये संस्कृति का एक सामान्य सा अर्थ है, मनुष्य का परिष्कृत होना या परिमार्जित होना। संस्कृति जो शब्द है ये मानव व्यवहार में ये परिलक्षित होता है, अर्थात संस्कृति जो है वो कोई देखने की चीज़ नहीं है। इसे हम मानव व्यवहार के द्वारा हम इसको जान सकते हैं कि जो व्यक्ति किस प्रकार की संस्कृति से संबंधित है। तो ये मानव व्यवहार में परिलक्षित होती है। ये एकल नहीं है। मानव व्यवहार का तात्पर्य यहाँ सामूहिकता से है। सामूहिकता का अर्थ जैसे पूरा एक समुदाय किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, या एक पूरा समाज या कोई देश या किसी क्षेत्र विशेष के लोग किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, वो उनकी संस्कृति को बताता है। अब हम भारतीय संस्कृति की यदि हम बात करें तो भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार केवल भारत में नहीं है। इसका प्रचार प्रसार हम देखते हैं भारत से बाहर के जो क्षेत्र है वहाँ भी हम संस्कृति का प्रचार प्रसार देखते हैं। और भारत से बाहर जिन क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार रहा, उन सभी क्षेत्रों को भारत के साथ सम्मिलित करते हुए हम उसे वृत्त भारत, या वर्तमान में एक शब्द हम सुनते हैं अखंड भारत। तो अखंड भारत या वृत्त भारत जो पूरा क्षेत्र है, जो भारत के साथ साथ भारत के बाहर भी ये फैला हुआ है, इसी संपूर्ण क्षेत्र को हम वृत्त भारत के नाम से जानते हैं। जैसे वर्तमान में यदि हम बात करें तो आप देखेंगे मध्य एशिया का क्षेत्र, तिब्बत, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, बर्मा, कंबोडिया, इंडोनेशिया, बाली आदि, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र वृत्त भारत के अंतर्गत आता था। और ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के
लोगों को भारतीयों के द्वारा ही परिष्कृत किया गया या परिमार्जित किया गया। और इन क्षेत्रों में जब भारतीय ऋषि मुनि, भारतीय व्यापारी, उत्साही राजकुमार जब इन क्षेत्रों में आए तो उनका उद्देश्य था यहाँ के लोगों को आर्य बनाना। आर्य जो शब्द है ये जातिवाचक नहीं है, ये शब्द गुणवाचक है, ये व्यक्ति के गुणों को बताता है। और आर्य का उद्देश्य, आर्य बनाना भारतीयों का उद्देश्य था, अर्थात उनमें सर्वश्रेष्ठ गुणों को बढ़ाया जाए या उन गुणों के लिए उन्हें प्रेरित किया जाए, ये भारतीयों का प्रयास रहा। और यहाँ हम देखते हैं कि भारतीय लोग जहाँ भी गए उन्होंने संघर्ष का सहारा नहीं लिया। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारी संस्कृतियों के लोग भारत में आए तो यहाँ की जो स्थानीय संस्कृति है उसको उन्होंने विकृत करने का प्रयास किया, लेकिन इस प्रकार का प्रयास भारतीयों के द्वारा नहीं किया गया और भारतीयों ने वहाँ सांस्कृतिक समन्वय का प्रयास किया। अर्थात कुछ आप हमसे सीखें और हम आपसे सीखें, ये भारतीयों का भाव रहा। इसी कारण आप देखें कि आज भी थाईलैंड में रामायण एक राष्ट्रीय ग्रंथ के समान है और वहाँ राम पूजे जाते हैं। और आप देखो पेरू अमेरिकी महाद्वीप का एक देश है, आज भी वहाँ रामनवमी को वो लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो ये इस कारण संभव हो पाया क्योंकि हमने संघर्ष का रास्ता नहीं अपना करके हमने समन्वय का रास्ता अपनाया और शांति, अहिंसा, वसुधैव कुटुंबकम जैसे जो आदर्श हैं वो भारत ने परंपराओं से या प्राचीन काल से ही इन सिद्धांतों को भारत ने अपनाया है। और आज आप देखें कि हमारी जो प्राचीन परंपराएं रही है उनको आज पूरा संसार अपना रहा है। संसार का सबसे बड़ा जो संगठन है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, वो भी आज दो देशों के बीच में शांति का प्रयास करता है, लोगों को अहिंसा के बारे में बताता है और पूरे संसार के लिए वो कार्य करता है। जैसे उसके यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO जो संगठन है वो इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो उनके जो आदर्श यदि हम देखें तो वो आदर्श भारत ने ही स्थापित किए हैं। तो ये हमारे लिए, ये हमारी संस्कृति को गौरवान्वित करने वाले ये पक्ष रहे हैं। और आज देखिए आप कोरोना या कोविड-19 का जो दौर है इसमें आप देखो कि पूरी दुनिया ने अपना जो संबोधन है वो बदल दिया है। सारे लोग नमस्ते बोलते हैं और नमस्ते कहा जाना हम भारतीयों के लिए एक गर्व की बात है। तो यहाँ हमने संस्कृति का अर्थ क्या है उसको हमने समझने का प्रयास किया है। संस्कृति अर्थात परिष्कृत या परिमार्जित होने की व्यवस्था जो एकल नहीं है, सामुदायिक है, जो मनुष्य के व्यवहार से झलकती है। और इसके दर्शन हमें न केवल भारत में बल्कि भारत से बाहर भी होते हैं। अब बात हम करें संस्कृति के उद्भव की कि भारतीय संस्कृति का उद्भव कैसे हुआ है। तो भारतीय संस्कृति के उद्भव को लेकर के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार के मत दिए हैं। उनमें एक विद्वान है व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर। ये कहते हैं कि भारतीय संस्कृति का जो उद्भव है वो सुमेरियन संस्कृति जो मध्य एशिया में पनपी और उसी की प्रेरणा से भारतीयों में संस्कृति का भाव आया और उन्होंने अपनी संस्कृति को विकसित किया। हेरास एक विद्वान है जो इस बात को कहते हैं कि भारतीय संस्कृति जो है इसका विकास द्रविड़ लोगों ने किया है। द्रविड़ लोग वर्तमान में हमारे दक्षिण भारत के जो लोग हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के जो लोग हैं उनको द्रविड़ कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि इन्हीं लोगों ने भारतीय संस्कृति का विकास किया है। फिर एक विद्वान है फेयर सर्विस, वो ये कहते हैं कि भारतीय संस्कृति का जो विकास है
वो ईरानी परंपराओं से हुआ है। लेकिन विस्तार के साथ यदि हम देखें, समग्रता के साथ देखें और भारतीय संस्कृति के मापदंडों के आधार पर इनके मतों का यदि हम परीक्षण करें तो हम पाते हैं कि ये जो मत है एकांकी है। ये इनमें समग्रता का अभाव है। इन्होंने एक पक्षीय दृष्टिकोण रख करके इस प्रकार की बातें की है। भारतीय संस्कृति की यदि हम बात करें तो हम पीपल पूजा जो देखते हैं, संसार की किसी भी संस्कृति में पीपल पूजा नहीं रही है। तो ये बात हमें बाकियों से अलग करती है। इसी प्रकार से बेल का महत्व हम देखते हैं, किसी भी संस्कृति में जो महत्व बेल ने जो महत्व भारतीय संस्कृति में प्राप्त किया है अन्यत्र कहीं भी नहीं है। इसके अलावा ध्यान स्नान के जो हमारे तरीके हैं, उन तरीकों को भी हम अन्य संस्कृति में नहीं देखते हैं। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि हमारी जो संस्कृति है इसका जो विकास है, इसका विकास हमारी देसी जो यहाँ की जो परंपराएं हैं, देसी या स्थानीय या मूल थे जो भारतीय परंपराएं हैं, उसी से ही भारतीय संस्कृति का विकास हुआ है। अब आप लोग हमेशा एक शब्द देखते होंगे, सभ्यता। जैसे हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, तो सभ्यता और संस्कृति क्या दोनों एक ही है या दोनों अलग अलग है? अलग अलग है तो अलग अलग ये किन आधारों पर है या इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, ये हम एक तुलना करने का प्रयास करते हैं। यदि हम बात करें सभ्यता की तो आप देखेंगे कि सभ्यता किसी भी समाज का एक बाह्य पक्ष होता है। बाह्य पक्ष का मतलब रहेगा कि जैसे बाहर से जो चीज़ आपको दिखाई देती है, जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, उसे सभ्यता कहा जाता है। और ये जो सभ्यता है ये आवास, भोजन, परिवहन आदि जो तौर तरीके हैं उनमें ये दिखाई देती है। जैसे आवास की यदि हम बात करें तो पहले हम मैदानों में रहा करते थे, फिर गुफाओं में रहा करते थे, फिर नदी तटों पर हम रहने लगे, बाद में लकड़ी के मकानों में, फिर पत्थर और ईंटों के मकानों में। वर्तमान में आप देखो कि हम सीमेंट और लोहे की छड़ों से बने मकानों में हम लोग रहते हैं। तो आप देखो कि आवास की ये जो उन्नति है इसको हम देख सकते हैं। हम गुफा को देख सकते हैं, मकान को देख सकते हैं, हम वर्तमान के जो आवास के जो स्थान हैं उनको देख सकते हैं। तो ये जो अंग है सभ्यता का है। इसी प्रकार भोजन के स्तर पर यदि हम बात करें तो आप देखें कि प्राचीन काल में हम कंदमूल खाया करते थे, फिर हम कच्चा भोजन खाने लगे, फिर आग का आविष्कार हुआ और हम पका हुआ भोजन खाने लगे। तो ये जो भोजन के स्तर के जो परिवर्तन हैं ये भी आपकी सभ्यता को बताते हैं। जैसे वर्तमान का जो दौर है, वर्तमान के दौर में यदि हम बात करें तो आप देखते हैं कि भाई जो कुरकुरे हैं, जंक फूड है, भुजिया, ये आपके कचौड़ी, समोसे, ये सारा जो भोजन है ये आपके, इसकी यदि हम बात करें तो आप देखो कि भोजन पका हुआ तो है। ये आप जैसे कहीं आइसक्रीम खा रहे हैं, हालांकि मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई खान पान की जो स्वतंत्रता है वो मनुष्य का अधिकार है कि वो किस प्रकार का खान पान करे। लेकिन ये इस प्रकार का जो खाना है, ये खाना आपको सभ्य नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि संस्कृति का मतलब होता है कि व्यक्ति स्वयं का भी ध्यान रखे, दूसरों का भी ध्यान रखे, समाज का भी ध्यान रखे और देश का भी ध्यान रखे। तो इस प्रकार का ये जो खान पान है, पहली बात आपके शरीर को नुकसान करेगा, आपके शरीर में पचेगा नहीं। ठीक है, जब आपका भोजन खाया जो आपने वो पचा हुआ नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप फिर शांत नहीं रह सकते हैं। आसपास के लोगों को, परिवार के लोगों के लिए आप परेशानी पैदा कर सकते हैं और ये पर्यावरण के भी अनुकूलित नहीं है।
तो आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर के आइसक्रीम खा रहे हैं तो देखने वाला आपको सभ्य कह सकता है, लेकिन ये संस्कृति के अनुकूल नहीं है। फिर परिवहन की बात करें तो पहले परिवहन के साधन हुआ करते थे मनुष्य के पांव, जिनके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करता था। फिर आप देखें कि पहिए का आविष्कार हुआ तो फिर बैलगाड़ियाँ चली, ऊंट गाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, हवाई जहाज, ये अब क्या हो चुके हैं, परिवहन के साधन हो चुके हैं। और सभ्यता का जो अनुकरण है वो काफी सरलता से किया जा सकता है। अब दूसरे पक्ष की हम बात करें तो आप देखें संस्कृति संस्कृति मनुष्य का आंतरिक पक्ष है, अर्थात मनुष्य के भीतर से इसका जुड़ाव है। ये मनुष्य के मन और आत्मा से संबंधित है ये, और इसी में मनुष्य का धर्म और दर्शन जो है वो संस्कृति के अंतर्गत ही आता है। तो आप देखें कि संस्कृति कितनी महत्वपूर्ण है कि ये आपके मन से संबंधित है, ये आपकी आत्मा से संबंधित है। और आप देखो कि मन और आत्मा यदि आपकी अशांत है तो आप देखें कि चाहे आप कितने भी बड़े बड़े मकान में बैठे हैं, आप कितना ही स्वादिष्ट भोजन कर रहे हैं, कितनी ही लग्जरी गाड़ियां आपके पास है, लेकिन आपका मन शांत नहीं है तो फिर ये सारी चीज़ें आपको प्रसन्न नहीं रख सकती है, आपको खुश नहीं रख सकती है सारी चीज़ें। इस बात के कारण संस्कृति का महत्व है। संस्कृति आपको आंतरिक सुख प्रदान करती है, सभ्यता आपको बाह्य सुख प्रदान करता है। और अब आप लोग ये डिसाइड करें कि आपको आंतरिक सुख चाहिए या बाह्य। और आंतरिक जो हमारे सुख हैं या हमारी जो सुखद भावनाएं हैं वो झलकती है हमारी संस्कृति के अंदर। जैसे एक एग्जाम्पल लेके यदि हम बात करें तो आप देखें कि पत्थर को तोड़ करके जो हम मूर्ति बनाते हैं, तो आप देखो पत्थर को तोड़ करके मूर्ति बनाना ये सभ्यता को बताता है कि भाई वो मूर्ति है, वो धातु की हो सकती है, पत्थर की हो सकती है, लकड़ी की हो सकती है, उस मूर्ति को अच्छे से तराशा जा सकता है। तो जो मूर्ति है वो सभ्यता है। लेकिन मूर्ति के अंदर जो हम भाव डालते हैं, मुस्कुराती हुई मूर्ति या फिर विश्राम की अवस्था की कोई मूर्ति है या बुद्ध की कोई धर्म चक्र परिवर्तन की मूर्ति है, तो ये जो हम भाव डाल रहे हैं ये भाव संस्कृति को बताते हैं, जबकि मूर्ति जो है वो सभ्यता को बताती है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, अच्छी वेशभूषा पहने हुए है, अच्छी गाड़ी में आ रहा है, तो हम उसको एक झलक में देख करके कहेंगे कि भाई आदमी बड़ा ही सभ्य है। लेकिन उसी व्यक्ति की गाड़ी के पास कोई भिखारी चला जाए और उससे कुछ मांगे और उसको धक्का दे या उसके थप्पड़ मार दे, वो फिर हम कहेंगे नहीं आदमी अच्छा नहीं है। तो अच्छा होने के लिए संस्कृति जरूरी है। संस्कृति वह चीज है जो आपको अच्छा बनाएगी भीतर से। और जब हम भीतर से अच्छे हैं तो बाहर के मायनों में यदि हम थोड़े बहुत यदि मध्यम भी हैं या ठीक ठाक हैं तब भी चलेगा, और हम आंतरिक रूप से प्रसन्न रहेंगे। हमारे कार्यों में हम खुशी का अनुभव करेंगे। लेकिन यदि हम भौतिकता के लिए यदि हम भागते रहे तो हम आंतरिक जो हमारे सुख हैं, प्रसन्नता है, वो जब हम खुद ही नहीं रहेंगे तो हम ना तो फिर हमारे परिवार को खुश रख पाएंगे, और जब हमारा परिवार सुख में नहीं है तो हमसे जुड़े हुए लोग, हमारा समाज, हमारा देश, उसके लिए भी हम हमेशा बाधाएं उत्पन्न करेंगे। जैसे अब इन दिनों में आपने देखा था एक कोई बहुत बड़ा एक्टर, और किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। तो उनके पास भौतिक सुख सुविधाओं की कमी नहीं थी, लेकिन आंतरिक रूप से कहीं न कहीं उनको कोई बात अशांत किए हुए थी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम हमारी संस्कृति के जो भाव हैं, शांति, अहिंसा, वसुधैव कुटुंबकम, सहयोग, समन्वय, दया, करुणा,
ये जो बातें हैं हम इन बातों को अपनाएं, और इन बातों को जब हम अपनाएंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हम हमारे भीतर एक जो जीवितता का जो भाव होता है वो संस्कृति के कारण ही आता है। जब हम हमारी संस्कृतियों में देखते हैं, हमारे कर्म योगियों को जब हम देखते हैं, तो आज वो लोग नहीं हैं हमारे बीच में, लेकिन उनके कारण हम हमारे कार्यों की प्रेरणा को हम प्राप्त करते हैं। जैसे आज देखो कि अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया हुआ है, ये किसान का बेटा प्रदीप मलिक आईएएस बना, तो कहीं ना कहीं उनकी जो संस्कृति है या उनका जो कल्चर है, किसानी का जो कल्चर है, उसने उनको प्रेरित किया था। इसी प्रकार से आप देखो एक प्रतिभा वर्मा जो महिला वर्ग की टॉपर है, वो भी एक पिछड़े वर्ग से आती है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो मनुष्य में जीवटता है, मनुष्य में दूसरों को खुश करने का भाव है, ये सारी चीज़ें हमें हमारी संस्कृति सिखाती है। अगले टॉपिक में हम संस्कृति की विशेषता की बात करेंगे।